पिछले क्लास में एडिशन समझा रहे थे, वेक्टर का एडिशन। आज उसी को थोड़ा जनरल तरीके से समझा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के एडिशन के बारे में। देखो, दो वेक्टर को एडिशन करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ बताए थे। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे? उस लॉ को क्या बोलते हैं? यूज इट ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लेंगे ना हम लोग। देखो बच्चों, हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि सपोज करो वी हैव टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ये दो वेक्टर लिया हमने और दोनों के बीच का जो एंगल लिया वो थीटा लिया, वही थीटा जो एंगल पढ़ाए थे। जब टेल टेल मिलता है दो वेक्टर के बीच, दो वेक्टर का, तो उसके बीच जो एंगल बनता है उसी को ना एंगल बोलते हैं। और वेक्टर का जो नेम है वो वेक्टर ए है और दूसरे का नेम क्या है? वेक्टर बी है। ए और बी दो वेक्टर है, थीटा इसके बीच का एंगल है। क्लियर? आज हमारा एम ये है कि इस एरो में इस एरो को यदि जोड़ेंगे तो नया एरो जो मिलेगा वो कैसा होगा। ठीक है? जैसे तुमसे हम ये कहें कि 4 आम और 2 आम जोड़ेंगे तो 6 इमली नहीं ना हो जाएगा। 6 क्या मिलेगा? आम ही ना मिलेगा। तो आज हम किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? वेक्टर यानी एरो को। तो इस एरो में इस एरो को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? फिर एक एरो मिलेगा, वेक्टर उसी को बोलते हैं। तो वो जो एरो मिलेगा किस तरफ होगा? जैसे ये इस तरफ है, ये इस तरफ, तो वो किस तरफ होगा ये जानना चाहते हैं। मतलब उसका डायरेक्शन जानना चाहते हैं और उसकी लंबाई यानी कि वैल्यू जानना चाहते हैं। एरो की लंबाई जो होती है वही ना वैल्यू होती है। ठीक है? अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये तो गिवन है, ये हमको दिया कि इन्हीं दोनों को जोड़ना है। देगा ही नहीं तो जोड़ेंगे किसको? भाई कुछ पूछेगा कि जोड़िए तो देगा ना। तो यही दिया है, यही दोनों वेक्टर को जोड़ना है। ये मान लो कि गिवन है, बी गिवन है एंड थीटा गिवन है। ऐसे लिखने का मतलब ए वेक्टर और इसमें क्या फर्क है? ये नेम है इसका और कुछ नहीं है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ है। यहां से यहां तक जो कुछ भी है उसको ये लिखा जाता है। इसका लेंथ मान लो बी है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आएगा तो डेटा दिया रहेगा 10, 20, 50 जो भी है। तो इसी की हेल्प से हमको एडिशन करना है। अब हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? कैसे करते हैं वेक्टर का एडिशन? लॉ याद करो। लॉ क्या पढ़ाए थे कि पहले किसी एक वेक्टर को लो, फिर से खींचो, और खींचते समय इसको डायरेक्शन नहीं बदलना। ऐसा नहीं कि ए इधर है तो अपने मन से इधर कर दिए चाहे इधर कर दिए। जो है उसी को ना जोड़ेंगे। इसको घुमा देंगे तब तो डायरेक्शन ही बदल जाएगा, इसका वेक्टर ही बदल जाएगा। इसलिए जैसा है वैसा ही खींच दो। तो हमने वेक्टर ए को लिया। नहीं समझ में आए तो बोलना। पहला स्टेप पूरा। दूसरी बार क्या बताए थे कि अब दूसरे वेक्टर को उठाना और उसके टेल को पहले वाला जो लिया उसके हेड पर चिपका देना। टेल को, तो इसको उठाया यहां से, पेन समझ लो इस वेक्टर को, और यहां कहां चिपकाएं? इसके टेल को इसके हेड पर चिपकाना है। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। तो इसके टेल को यहां चिपका देंगे। ऐसे मत दिखा देना, ये ऐसे है तो ऐसे ही दिखाना है। तो ये चिपका दिया ऐसे। ये कौन सा वेक्टर हो गया? बी वेक्टर। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था कि जब एक के हेड पर दूसरे का टेल चिपका दिया तो तीसरा स्टेप क्या था कि ज्वाइन करना होता है। किसको? एक वेक्टर जो लिए थे उसका टेल और दूसरे वेक्टर का जो हेड है, इसको क्या करना है? ये ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कर दिया। चलो इस नाम को थोड़ा इधर लिख देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये बी वेक्टर था ना,
ये बी वेक्टर था। अब सही है, राइट। और इस पर एक एरो मारना था ज्वाइन करके। लॉ यही ना कहता था कि टेल से हेड को ज्वाइन कीजिए और इस पर एरो डालिए। कैसे? इधर आता हुआ कि उधर जाता हुआ? तो टेल से हेड की ओर मारना है एरो, टेल से, तो इस पर एक एरो मार दिया। अब ये भी एक वेक्टर हो गया। अब इसका भी कुछ नाम दे दो, सी डी आर कुछ भी, हम आर नाम दे दिया कि इसका नेम आर वेक्टर हो गया। तो लॉ क्या कहता था कि यदि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को चिपका दिया जाए तो तीसरा वेक्टर जो टेल से हेड को ज्वाइन करेगा, टेल से हेड की ओर जाता हुआ, वही वेक्टर इन दोनों का सम होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद नया वेक्टर जो आएगा वो कौन होगा? आर होगा। मतलब ये इधर है, ये इधर है, तो जुड़ के ये वाला वेक्टर देगा। जैसे 4 आदमी और 2 आदमी मिलकर 6 आदमी बन रहा था, उसी तरह से ये एरो और ये एरो जोड़ के ये एरो पैदा करेगा। ठीक है। अब ये एरो मिल गया है तो ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि आर क्या है? सम है। किसका सम है? तो ए नेम वाले का, और ये नेम है ना, है कि ए और बी नेम का दो वेक्टर है जिसको सम किया और मिला, उसका नेम आर है। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि आर का वैल्यू लिखें, वैल्यू निकालें, तो क्या निकालना पड़ेगा? इसका लेंथ निकालना पड़ेगा ना, यहां से यहां तक। और वो लेंथ किसकी मदद से निकालना होगा? गिवन क्या है? ए बी और थीटा। तो इसका हेल्प लेंगे और इसकी मदद से इस लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब देखो ऐसे लिखे हैं तो ऐसा तो मत ही समझ जाना कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा मत समझना। पहले भी बताएं कि ऐसे और ऐसे में बहुत फर्क होता है। एरो हटा दिया मतलब इसका लेंथ हो गया वैल्यू, तो ऐसे लिख देंगे, इसका यह मतलब हुआ कि इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ जोड़ने के बाद R के लेंथ के बराबर होगा, जो कि नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो साइड्स के लेंथ को यदि जोड़ा जाए, किसी दो साइड के लेंथ को, इसको, तो तीसरे से बड़ा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, 9th में पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी का लेंथ जब जोड़ेंगे इसका तो वो आर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब हम चाहिए इसका वैल्यू निकालना, आर का लेंथ निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है? क्या ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है? लग रहा है देखने से? नहीं। अब सुनो, पहले ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा यहां पे। इस फिगर के आधार पे देखो तो यस, क्योंकि ये एंगल थीटा नहीं है। थीटा कब एंगल बन रहा है? जब ए और बी का टेल मिल रहा है। तो अगर समझने के लिए, खिसकाएंगे नहीं, अगर समझने के लिए ऐसा होता, मेरा पेन यहां खिसक के आ जाए, तो ए यदि यहां पे ऐसे होता तब ये एंगल कितना होता? अगर ए को खिसका दिया जाए तो ए का टेल और बी का टेल मिलेगा ना, तो कितना एंगल है? तो ये एंगल थीटा है। तो एक लाइन पे कितना एंगल बनता है? तो ये हो जाएगा 1। अब थीटा दिया हुआ है ना, तो थीटा दिया हुआ है मतलब ये पता है, थीटा मालूम है मतलब ये क्या है। और इस साइड का लंबाई भी गिवन है और इस साइड का लंबाई भी गिवन है, और पता कौन करना है? इस साइड का लंबाई। तो पिछले क्लास में कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाए थे ना कि जब भी कोई साइड का लंबाई पता करना हो कोसाइन फॉर्मूले से, तो क्या करो? उस साइड के सामने का एंगल देखो कि पता है कि नहीं। तो इस आर को पता करना है तो उसके सामने का एंगल मालूम है। और क्या देखो कि जो एंगल है उसके बगल बगल साइड का वैल्यू पता है कि नहीं। तो इसका लेंथ पता है। तो यदि जो साइड निकालना है उसके सामने का एंगल पता हो और उस एंगल के बगल वाला साइड पता हो, तो कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लेंथ निकाला जा सकता है। और यही लेंथ हमको यहां से यहां तक चाहिए, क्योंकि वही वैल्यू होगा आर का। क्लियर है? अरे बोलो ना यार। तो यूजिंग कौन सा रूल? कोसाइन रूल। कैसे लिखते हैं कोसाइन रूल? एक एंगल लेते हैं कॉस के साथ, जैसे ये एंगल लिया कॉस के साथ,
तो cos 180 माइनस थीटा, इसका cos लिया तो ऐसे cos थीटा होता है b/h, लेकिन वो 90 डिग्री के ट्रायंगल के लिए होता है, 90 वाला नहीं है। और ये फॉर्मूला हर ट्रायंगल में लगा सकते हैं, 90 हो तब भी, ना हो तब भी। तो कोसाइन फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, जो नहीं क्लास किया देखो ध्यान से, कि जिस एंगल का कॉस लेके चलते हैं उसके सामने वाला साइड को छोड़ देते हैं, इस एंगल के सामने वाला साइड को छोड़ देते हैं, जो बच गया एंगल के बगल में जो साइड बचा उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो इसको स्क्वायर करेंगे, लेंथ को, ए वेक्टर को नहीं, ये तो नेम है इसके, लेंथ को, तो ए स्क्वायर लेंथ हुआ, फिर बी स्क्वायर, और जो सामने है एंगल के सामने उसकी लंबाई को माइनस करके लिखते हैं आर स्क्वायर। ठीक, दिस होल डिवाइडेड बाय लिखना है 2, और ये जो पहला दोनों लिखा था इसके स्क्वायर को हटा के लिख देना है, तो ऐसे, इसी को बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। हाँ या ना, ये साइड निकालना है, जब भी कोई साइड निकालना है उसके सामने का एंगल पता हो और उस एंगल के बगल वाला साइड पता हो तो कोसाइन फॉर्मूले का यूज करो, निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो cos 180 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, माइनस cos थीटा होता है, जो नहीं पता है उसको याद कर ले। cos 180 माइनस थीटा, जैसे पढ़ो ना sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ऐसा ही cos 180 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो इसको लिखेंगे कि माइनस cos थीटा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दिस इंप्लाइज, मतलब ये सही है तो ये भी सही होगा, क्या होगा भाई, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। और हमको फाइंड क्या करना था, आर का लेंथ, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक बात बताओ, ये जो आर निकला ये क्या निकला, क्या फाइंड हुआ, इसका लेंथ, और इसका लेंथ मतलब इसका वैल्यू, यानी कि रिजल्टेंट का वैल्यू निकला। इस वैल्यू में क्या आ रहा है, ए, मतलब एक वेक्टर का वैल्यू आ रहा है जो हमको दिया हुआ है, बी क्या आ रहा है, दूसरे वेक्टर का वैल्यू जो कि हमको दिया हुआ है, और क्या आ रहा है 2ab cos थीटा, तो थीटा भी हमको। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा दो वेक्टर को ऐड करने के लिए और उसका रिजल्टेंट बताने के लिए, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, जोड़ने से ही ना रिजल्ट मिला, इसलिए इसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जब भी वैल्यू बताना होगा तो हमको क्या क्या चाहिए आंसर देने के लिए, जिसको जोड़ना है उसका वैल्यू चाहिए और उसके बीच का एंगल चाहिए। कौन सा एंगल, जो दोनों के टेल टेल पे बन रहा हो, दोनों का यहां क्या मिल रहा है, टेल, तो टेल टेल पे बनने वाला एंगल यदि पता हो जाए और दोनों का वैल्यू पता हो जाए तो फॉर्मूला में डाल के उसका रिजल्टेंट हम बता देंगे। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई बात समझ? लेकिन जब भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, और वेक्टर में क्या क्या बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेंथ, अब क्या बताना होगा, और डायरेक्शन किसे कहते हैं, एंगल को। क्या बताए थे कि जब भी किसी वेक्टर का हम एंगल बताते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो अब आर का यदि हमको डायरेक्शन पढ़ना है तो क्या बोलना पड़ेगा, एंगल, कि उसका एंगल कितना बन रहा है, कहीं से बोल सकते हैं। जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो तो उसका एंगल बताओ कि हाँ भाई यहां से इतना एंगल बन रहा है, तो हम इस एंगल को अल्फा मान लिया। क्या मान लिया, ये किसका एंगल है, किसके बीच का एंगल है, आर का टेल मिला और ए का टेल मिला, तो आर और ए के बीच का एंगल है। यदि इसको हम बता दें तो यही डायरेक्शन हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसी को क्यों बताएंगे, आप इसको नहीं बता सकते हैं, बीटा को हाँ बता सकते हैं। यहां आर और बी का क्या मिल रहा है, हेड हेड,
तो वेक्टर का एंगल कहाँ बताते हैं? जब टेल टेल मिले तब, या हेड हेड मिले। तो अगर ये बता देंगे तो ये भी डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि वो बी के साथ बता रहे हैं, कोई यहां से बताएगा तो वो ए के साथ बता रहा है। बात समझ रहे हो? अरे भाई, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसा कोई वेक्टर है, इधर ईस्ट है, इधर मान लो नॉर्थ होता है, तो हम यहां से भी एंगल बता सकते हैं। मान लो दिया हुआ है कि 30 डिग्री है, तो ये भी इस वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, और इधर से हम 60 बताएंगे, ये भी डायरेक्शन हुआ। तो डायरेक्शन हम ईस्ट से भी बता सकते हैं, नॉर्थ से भी बता सकते हैं, कहीं से बता सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट नहीं दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ? ए और बी। तो ए से भी बता सकते हैं और बी से भी, लेकिन बताना तो एंगल ही है। ठीक है। यदि बोलेगा कि नहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से बताओ, तो इसके टेल पर हम नॉर्थ साउथ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा तो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना कॉपी कर लो, इतना को कॉपी कर लो। अच्छा, कॉपी नहीं करना है? हैं? यहाँ आ जाए, फिर दूसरा पेज खुल जाएगा ना, ये तो गायब हो जाएगा ना। तो सेव तो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते थे कि डायरेक्शन भी इसी पेज पे निकाल लें, तो इधर कर लेते हैं। अच्छा, आप देखो बच्चों, नहीं छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या छोटा हो जाएगा? यहां तो लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे। समझ गए? अब देखो, हम जरा अल्फा निकालना चाहते हैं, तो हमने तुमको कहा था कि कोसाइन फॉर्मूला से एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह भी कहा था कि जब कोसाइन फॉर्मूला से एंगल निकालोगे तो सभी साइड, तीनों साइड पता होना चाहिए ट्रायंगल का। तो ए और बी तो पहले ही से दिया हुआ है, ए और बी, और आर हमने, तो ए पता है, बी पता है, आर पता है, तो कोसाइन फॉर्मूला में एंगल निकल जाएगा। तीनों साइड पता हो तो कोई भी ट्रायंगल का एंगल निकल जाएगा कोसाइन फॉर्मूला से। निकालते हैं। पहले यहां लिखेंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल, क्या है ये, मेड बाय आर वेक्टर, किसके साथ? विथ वेक्टर ए के साथ बनाया आर ने। लिखो कोसाइन फॉर्मूला, अल्फा का कॉस लिखो तो कैसे लिखोगे? इस एंगल का हम कॉस लिखना चाहते हैं, तो क्या रूल बताए थे कि जिस एंगल में कॉस लगाओगे उसके सामने वाला साइड को भूल जाओ। भूल गए? बचा क्या? जो बच गया उसका स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर हटा के लिख दो, सॉरी आर। ठीक है, तो स्क्वायर हटा के लिखा जाता है ना। और आर कितना है? ये है, तो स्क्वायर करके डालेंगे तो डायरेक्ट बोलो तो यहां क्या होगा? कुछ कटेगा, उसको छोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहां क्या है? तो माइनस बी स्क्वायर इसमें है, प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहां भी ए स्क्वायर है, अब पहले से यहां ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दें तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? ये तो कैंसिल ही हो गया, इससे क्या बचेगा? ट्वाइस ए बी cos थीटा, दिस होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, और आर अभी इतना लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक बात बताओ, 2a कॉमन है क्या? ट्वाइस ए कॉमन है, ट्वाइस ए कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ट्वाइस ए कॉमन करने के बाद cos अल्फा इज इक्वल टू, यहां बचेगा ए ना,
यहां से तो ट्वाइस से कॉमन हो गया, तो b cos थीटा दिस होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। अब एक बात बताओ, बात ये बताओ कि यदि हमको a b और थीटा गिवन रहेगा तो यहां a b और थीटा डाल करके अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं? जब a b और थीटा का वैल्यू डाल देंगे तो cos अल्फा फाइंड हो जाएगा कि नहीं? बोलो, क्वेश्चन आएगा तो ये सब वैल्यू दिया रहेगा ना, एक की जगह 2 4 6 कुछ तो देगा, सब बैठा देंगे, cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वहां से फिर एंगल आ जाएगा। जैसे मान लो cos अल्फा आ गया हाफ, तो एंगल कितना हो जाएगा? अरे मान लो cos अल्फा सॉल्व करके क्वेश्चन में हाफ आ गया, इसका क्या मतलब है कि एंगल कितना है? 60 ही का वैल्यू ना हाफ होता है जी, तो cos की वैल्यू पता है तो एंगल नहीं निकलेगा है? तो सोचने क्या लगता है? लेकिन देखो, इसको याद करने का एक तरीका भी है। ये एंगल किससे निकाला गया था? अल्फा किसका एंगल था और किसके साथ फाइंड किया गया था? इस फिगर में अल्फा किसका एंगल था? किसके साथ? तो ए के साथ निकाले हैं ना। तो देखो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। यहां क्या आया, मतलब जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं वो उसका वैल्यू आया, प्लस किसका वैल्यू आया? दूसरा वाला वेक्टर का, और उसके साथ क्या आया? और वही थीटा जो दोनों के बीच है, डिवाइडेड बाय क्या है? रिजल्टेंट का वैल्यू। तो यदि मैं तुमसे पूछूं कि एंगल बिना निकाले हुए बताओ, इसका कोसाइन फॉर्मूला इतना हम नहीं लिखेंगे, cos बीटा बराबर इतना नहीं लिखेंगे, फिर cos से निकालेंगे तो आ जाएगा cos बीटा भी। तुम इसी प्रकार से बताओ कि cos बीटा का वैल्यू क्या आएगा बिना फाइंड किए हुए, बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए। इसी के आधार पर बोलो। ए से एंगल निकाले हैं तो ए आया है, ये बी से है तो क्या आएगा? बी प्लस, यहां पर क्या है तो आर कहां से आ जाएगा? यहां आया है, यहां पर ए से निकाले हैं तो दूसरा वेक्टर का वैल्यू आया था बी, तो यहां बी से निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? ए cos थीटा डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम जब चाहो तो रिजल्टेंट का एंगल ए से भी बता सकते हो और बी से भी बता सकते हो, बशर्ते कि तुमको जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हो उसका वैल्यू पता हो और उसके बीच का एंगल पता हो। तो जिसको ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू और एंगल नहीं पता होगा तो हम रिजल्टेंट नहीं बता पाएंगे, फिर तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तो उतना तो कम से कम क्वेश्चन में पता होना चाहिए, हाँ या ना? तो ये डायरेक्शन निकालने का काम आ जाता है। और सवाल उठता है कि कोई एक एंगल निकल जाएगा अल्फा या बीटा, तो इतना क्यों करेंगे? अरे ये एंगल तो मालूम ही है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया कि 60 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो यहां रखेंगे तो ये एंगल तो मालूम ही है, और एक निकाल ही लेंगे, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? उतना करने की क्या जरूरत है? टोटल तीनों मिला के 180 ना होता है, तो ये थीटा देगा तो पता ही रहेगा, और एक ठो निकाल ही लेंगे, दोनों जोड़ के 180 में से घटा देंगे, तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक निकाल लो, बाकी दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ? तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया? आर मतलब रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? दो वेक्टर के एडिशन का। और क्या फाइंड किया? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या फाइंड किया? एंगल। एंगल कॉस के साथ निकाला, ठीक है ना? और रूल कौन सा यूज होता है एडिशन में? एडिशन में कौन सा रूल होता है? कोसाइन रूल तो ज्योमेट्री का एक रूल है, ये तो ज्योमेट्री का एक रूल है, ये कोई फिजिक्स का रूल थोड़ी है, तो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। वेक्टर को ऐड करने का कौन सा रूल पढ़े? ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ में 3 स्टेप है। क्या क्या करना होता है? पहले कोई एक वेक्टर लेना होता है, फिर दूसरा के टेल को जो पहले लिए थे उसके हेड पर चिपकाना होता है, तीसरा स्टेप एक के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करना होता है, उस पर एक
टेल से हेड की ओर एरो मारना पड़ता है, वही रिजल्टेंट कहलाता है। और उसी का वैल्यू ये है, उसी का एंगल वो है। ये इतने ना पढ़ाए हैं, याद हुआ? फिजिक्स में फॉर्मूला याद होना चाहिए और लॉ याद होना चाहिए। ये कहीं नहीं पूछेगा कि तुम प्रूफ करके दिखाओ कि रिजल्टेंट का ये वैल्यू होता है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, और रिजल्टेंट शो करने के लिए तुमको ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आवे तो दिए गए वेक्टर्स को हेड पर टेल रख के सजा के हम रिजल्टेंट दिखा सकें कि वो किधर जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो इसको हमारे हिसाब से देखो तो उसका 1 साल और चला गया। ये तो दुखी होने वाली बात। देखो एक ही समझो, रिजल्टेंट की वैल्यू पर चर्चा करें। R इज इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक छोटी सी बात एक कर लें। एक बात ये बताओ कि हमारे पास एक वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर ये है। ये ए वैल्यू का है और ये बी वैल्यू का है, और ये एंगल थीटा। अब बता दो, यदि थीटा को हम घटा दें, ए बी को नहीं चेंज करें, लेंथ नहीं बदले, थीटा को घटा दें, क्या करना होगा? इसी को घुमा देना होगा। घुमा देंगे तो लेंथ ही रह जाएगा, और डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब एंगल बदल जाएगा। डायरेक्शन मतलब एंगल बदल जाएगा। अभी इतना एंगल है, घुमा देंगे कम एंगल हो जाएगा। तो एंगल घटाने से रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे अभी मान लो इतना रिजल्टेंट है, एंगल घटाएंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। कैसे सोची? क्योंकि एंगल घटा रहे हैं तो रिजल्टेंट भी नहीं होगा ऐसा। हमारे घुमाने से ए और बी में कोई चेंज हुआ? ये लेंथ बदला? क्या बदला? एंगल। तो कॉस में जब एंगल कम होता है तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। पढ़े नहीं हो कि 0 डिग्री में और 90 डिग्री में देखो तो यहां कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होता है। चंडाल तो भी चंडाले है। तो 0 डिग्री पर 1 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है। तो एंगल जब बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटता है। तो उल्टा, और एंगल घटाएंगे तो 90 से कम करेंगे 0 की तरफ, तो 0 से वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल घटाते जाएंगे, एंगल घटने से यहां कॉस का वैल्यू तो ये जुड़ रहा है ना, ये टर्म तो ज्यादा जुड़ता चला जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कब तक? कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक कि इसको घुमाते घुमाते इसी पर ना ले आए, 0 ना एंगल कर दें। आज 0 के बाद घुमाना शुरू करोगे तो 0 के बाद जब घुमाओगे तो एंगल फिर बढ़ने लगेगा ना। तो एंगल जब बढ़ेगा तो कॉस का वैल्यू इधर जाएंगे तो घटेगा, कॉस घटेगा तो रिजल्टेंट घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ? तो 2 वेक्टर का सबसे अधिक रिजल्टेंट कब मिलता है? कब? यहीं पर आकर के ना, थीटा 0 करते हैं तब ना। यही ना कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। कॉस की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? अरे कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम 1। 1 से ज्यादा थोड़ी होता है वो। और मिनिमम कम -1। -1 से 1 के बीच जाता है। कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक होता है। -1 होता है 180 डिग्री पर, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। समझ में आई बात? ये सब याद रखना कि -1 से 1 के बीच जाता है वो। ठीक है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिला?
जब इसको इसी पे लिटा दिए थे तो जीरो एंगल होकर के कॉस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जा रहा था, उसके बाद घुमाने से एंगल बढ़ जा रहा था। इस पर ला के ऐसे ले आओगे तो एंगल बढ़ नहीं जाएगा। तो एंगल जब जीरो के बाद बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होने लगेगा, घटेगा। तो कॉस घटेगा तो रिजल्टेंट घटेगा नहीं। ठीक है, तो यही बात।